हेलो एवरीवन, दिस इज द बाप ऑफ ऑल शॉर्टकट पार्ट नंबर 2। आप अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखें, बहुत हेल्पफुल है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के ऐसे ऐसे चीज़ें जो बहुत बच्चों को परेशान करती है, उनको हमने तोड़ के रख दिया है पार्ट नंबर 1 में। एंड लिटरली आपको अगर बिलीव नहीं होता, आप एक बार ज़रूर देखें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर श्योर। और आप मेरे को बाद में थैंक्स बोलना, थैंक्स मी लेटर। चलिए, आप पार्ट नंबर 2 शुरू होने से पहले मैं थोड़ा सा पार्ट नंबर 1 के बारे में बता देता हूँ, मैंने क्या बताया। देखिएगा, वाई दिस इज नोन एज ये पॉपुलर सीरीज है जो कि बच्चों के बीच में एकदम पॉपुलर है। दिस इज द बाप ऑफ ऑल शॉर्टकट। अब इसको बाप ऑफ ऑल शॉर्टकट क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने सबसे पहला चीज लार्जर एक्सप्रेशन डिटर्मिनेंट, एक्सप्रेशन बड़े बड़े एक्सप्रेशन डिटर्मिनेंट में हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं उसका शॉर्टकट बताया है। फिर आता है लार्जर पावर ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के बड़े बड़े पावर को हैंडल करने का 5 तरीका बताया है। और पांचों के पांचों शॉर्टकट है जो आपको बहुत आराम से शॉर्टकट से बड़े बड़े मैट्रिसेस के पावर हैंडल करना सिखा देते हैं। तीसरा है शॉर्टकट टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, वो भी 3x3 का ऑर्डर का। और फिर है शॉर्टकट टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3। ये दोनों पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 2 में हम देखेंगे। दिस इज शॉर्टकट टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3। ये हम दोनों देख ये दोनों चीज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन साथ में मैं इस लार्जर पावर ऑफ मैट्रिसेस का एक प्यारा सा क्वेश्चन अभी आज मैं कराने वाला हूँ, जो कि शॉर्टकट से हम डील करेंगे। एंड यू विल फील कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये शॉर्टकट सीरीज। शुरू करते हैं। देखिए, तो वो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बढ़िया चीज बता देता हूँ जो पुराने पार्ट 1 का रिकैप भी है और हमारे इस पार्ट में भी हेल्प करेगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, रोटेशनल मैट्रिक्स, ये रोटेशनल मैट्रिक्स होता क्या है? रोटेशनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो आपको दो दो फायदा कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए, आप पहचान जाओ रोटेशनल मैट्रिक्स। तो रोटेशनल मैट्रिक्स का आइडेंटिफिकेशन क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले ये देखिए, ऐसा होता है रोटेशनल मैट्रिक्स जहां पे जो प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट है वो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा। और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसमें साइन थीटा विथ नेगेटिव साइन, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, जैसे इस तरीके से दिया हुआ है, या तो यहां नेगेटिव है या फिर यहां नेगेटिव है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मैट्रिक्स। इसकी खास बात क्या है, ध्यान सुनना। इसमें दो खास बातें। पहला खास बात कि रोटेशनल मैट्रिक्स की अगर मैं पावर एन करूंगा, इसमें बड़ी पावर कर दिया लेट्स से 1000, तो 1000 एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। किस तरीके से मल्टीप्लाई होता है, ध्यान से देखिए। कुछ ऐसे मल्टीप्लाई होता है। अगर मैं पावर एन कर दिया तो वो कॉस एन थीटा हो जाएगा, साइन ऑफ एन थीटा हो जाएगा, साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। तो मतलब मेरे को बड़ी पावर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत आसानी से इसका आंसर दे देता है। दूसरा चीज, अगर मैं बोलूं कि ये ऑर्थो रोटेशनल मैट्रिक्स से दूसरा फायदा क्या है, दूसरा फायदा ये कि वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या फायदा होगा, बहुत जबरदस्त फायदा है। ध्यान से देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से स्पेशल चीज आपको, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विल सेव योर लाइक 5-10 मिनट्स इन द एग्जाम। आपको ये मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा 2 मिनट में, देखिएगा ध्यान से। अगर आपके पास, आपको पता है कि दो मैट्रिक्स एक ऐसे ऐसे दो मैट्रिक्स जो ऑर्थोगोनल है, लेट्स से एग्जांपल लेना, देखना। अगर मान लो बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ए आर एंड ए ट्रांसपोज। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ये दिया हुआ है बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आर ए ट्रांसपोज, या फिर ऐसा दिया हुआ है बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज आर ए। अब हुआ क्या है, ध्यान सुनना। ये जो आर मैट्रिक्स है, आर मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स के बीच में ट्रैप्ड है। वो दो मैट्रिक्स कौन है, ए ट्रांसपोज या फिर ए। अब ए ट्रांसपोज और ए में अगर एक क्वालिटी आ जाए, वो क्वालिटी क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी की। अगर ए और ए मतलब ए मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल हो, तो आपका डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि आप बी टू द पावर एन अगर करोगे, ध्यान सुनना, इस कंडीशन में इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल कैसे पता चलेगा, अगर रोटेशनल है तो वो डायरेक्टली ऑर्थोगोनल है, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई के बराबर होता है, उसको हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर रोटेशनल मैट्रिक्स है तो पावर तो इस तरीके से एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरा, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी होता है, रोटेशनल मैट्रिक्स। ठीक है, रोटेशनल की पहचान मैंने आपको समझा दिया। तो इससे फायदा ये होता है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है और आर मैट्रिक्स अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बीच में टैप्ड है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप बी की पावर एन करते हैं तो वो डायरेक्टली ए की पावर, अगर आप बी की पावर एन करते हैं तो वो डायरेक्टली आर की पावर एन हो जाएगा। मतलब ये जैसा है वैसे ही रहेगा। यहां पे आर टू द पावर एन ए ट्रांसपोज, बी टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखना, ए ट्रांसपोज वैसे ही रहेगा, आर टू द पावर एन ए मैट्रिक्स। ये होता है कहानी। तो इससे बहुत हेल्प होने वाला है। आप देखिएगा, ये आपका 10 से 15 मिनट अगर एग्जाम में नहीं सेव कराएगा तो आप मेरे चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, ब्लॉक मार दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए। मैं इसका दावा लेने को रेडी हूं कि दिस विल सेव योर 5 मिनट्स 10 मिनट्स इन द एग्जाम, दिस विल सेव यू। अब ध्यान से देखिएगा कि आपको रोटेशनल मैट्रिक्स समझ में आ गया। दूसरा कहानी क्या है, रोटेशनल मैट्रिक्स को समझने का दो तरीका है। एक तो अगर आपके पास cos थीटा sin थीटा दिया हो तो आप तो समझ ही सकते हो। दूसरा, अगर आपको वैल्यूज दी है तो भी आप समझ सकते हो। कैसे?
अगर मान लो आपको पता है cos 30 इक्वल टू √3/2 होता है और वहीं sin 30 इक्वल टू 1/2 होता है, तो ये cos थीटा ना देके अगर वो वैल्यू दिया है √3/2, यहाँ 1/2, यहाँ -1/2, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये cos π/6 है और ये भी cos π/6 है, दिस इज cos π/6, दिस इज ऑल्सो cos π/6, ये sin π/6 है, ये माइनस sin π/6 है, तो ये भी अपने आप में रोटेशनल मैट्रिक्स है। ये cos π/3 है, ये भी cos π/3 है, ये sin π/3 है और ये sin π/3 है, समझ में आ रहा है? तो अगर वो cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में नहीं भी दिया है और अगर वैल्यू के फॉर्म में दिया है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो वैल्यू के फॉर्म में भी आपको रोटेशनल मैट्रिक्स समझ में आना चाहिए। क्लियर है? जैसे अगर मान लो आप पार्ट 1 जरूर देखें, इसको मैं डिटेल में समझाया रोटेशनल मैट्रिक्स को। अभी मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन करने वाला हूं जो कि आपका बहुत टाइम सेव करने वाला है, ध्यान से देखिएगा। आपको ये समझ में आ गया कि रोटेशनल मैट्रिक्स है तो दो फायदे हैं, एक तो पावर वाला फायदा है, दूसरा फायदा ये कि अगर वो ऑर्थोगोनल भी होंगे, और अगर ऑर्थोगोनल कोई मैट्रिक्स दो ऑर्थोगोनल के बीच में फंसा हुआ है, कोई ऐसा मैट्रिक्स जो दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बीच में फंसा हुआ है, तो अगर मैं पावर यहां पे n करूंगा तो डायरेक्ट उस मैट्रिक्स की पावर n हो जाएगा, यहां पे n करूंगा तो यहां पे n हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक बार में क्लियरली समझ में आ गया कि अच्छा ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या आपको चेक करने की जरूरत पड़ी? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आपको पहले से पता है कि दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आपका यहाँ टाइम सेव हुआ है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा चीज, आपको ये समझ में आ गया कि यार ये जो Q है वो दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं Q की पावर 2007 करूं, यहाँ जो ध्यान से देखो ये जो A है, A किसके बीच में फंसा हुआ है? दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बीच में फंसा हुआ है। अब वही दो सेम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बीच में Q की पावर 2007 फंसा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे इस चीज को अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि अगर ये दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बीच में फंसा हुआ है तो जो Q की पावर n होगा वो एक्चुअली PA टू द पावर n और P ट्रांसपोज होगा, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जो Q की पावर 2007 होगा, Q की पावर 2007, वैसे तो मैं बिन मतलब की बना रहा हूं, आप डायरेक्टली देख सकते हो, बट मैं आपको दो लाइन में एक चीज दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको जो दिखाना चाहता हूं वो देखेंगे, आपको बहुत खुशी होगी, देखिएगा ध्यान से। क्या इस बात पे आपको एग्री करते हो कि अगर Q की पावर n है तो A की पावर n होगा? अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया हूं। सर आप किस बात से लिख रहे हो? मैं इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि P और P ट्रांसपोज, ये P इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि मैं देख के बता सकता हूं क्योंकि दिस इज रोटेशनल। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे पावर n करूंगा तो यहां पे पावर n हो जाएगा। अगर मैं यहां पावर 2007 करूंगा तो यहां पे भी पावर 2007 हो जाएगा। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा ये है Q की पावर 2007 P ट्रांसपोज और P ट्रांसपोज। तो अगर मैं इस चीज को क्रिएट करना चाहता हूं तो यहां P ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं पहले P ट्रांसपोज यहां पे प्री मल्टीप्लिकेशन कर दूं P ट्रांसपोज का इस मैट्रिक्स में, हाँ, अगर मैं इस मैट्रिक्स में P ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, अरे सॉरी, अगर मैं इस मैट्रिक्स में P ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन कर दूं प्री मल्टीप्लिकेशन, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं ये बेवजह कर रहा हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई तुम लोगों को समझाने के लिए, अदरवाइज अभी आपको समझ में आएगा कि यार हम लोग ये विदाउट पेन भी सॉल्व कर सकते थे, विदाउट पेन। तो P ट्रांसपोज इंटू Q की पावर 2007, अब यहां से जब P ट्रांसपोज होगा तो P ट्रांसपोज इंटू P क्या हो जाएगा? I, तो ये I खत्म हो गया, क्या बचा? A की पावर 2007 इंटू P ट्रांसपोज बचा। अब मैं अगर पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करूं P का, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, तो यहां पे क्या आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? यहां ये I बन जाएगा, ये A की पावर 2007 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है एक्चुअली वो A की पावर 2007 है। किसकी पावर है? A की पावर 2007 है। ओ ऐसा कहानी है। अब ध्यान सुनिएगा, ये कहानी आप इतना मेहनत करके जो निकाले हो, वैसे मेहनत नहीं है, आपको ये डायरेक्टली समझ में आ गया, बट फिर भी आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते थे कि अगर ये A यहाँ पे बीच में फंसा हुआ है, यहाँ Q फंसा हुआ है, तो Q की पावर 2007 और A की पावर 2007 दोनों सेम ही चीज है। P ट्रांसपोज इंटू Q की पावर 2007 इंटू P इज इक्वल टू A की पावर 2007, जो कि हमने यहाँ पे निकाला। अब जैसे ये चीज निकल गई तो आप A को ध्यान से देखिए, A जो मैट्रिक्स है वो ये दिया हुआ है, और अगर आप पार्ट 2 नहीं देखें तो पार्ट 2 जरूर देख लीजिए। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और बल्कि इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, इसका जनरल फॉर्म भी लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, ताकि आप खुश रहें अपनी जिंदगी में। तो अपर ट्रायंगुलर के एक जनरल फॉर्म लिख देता हूं। अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, तो इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का a टू द पावर जो n होता है वो होता है 1 n अल्फा 0 n 1, ये होता है डायरेक्टली। तो हमको बोल रहा है a की पावर 2007, विच इज वेरी सिंपल। a की पावर अगर 2007 बोले तो 2007 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। जो 2007 है वो सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कहानी है।
इसका मतलब मैं ये मैट्रिक्स निकाल लिया। अब ये मैट्रिक्स निकाला जिसमें हमको ए बी सी डी दो मतलब ये चारों वैल्यू पूछी थी, जहां से हमारे पास ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 2007 आ गई, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1। तो अगेन ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2007 और सी 0 तो उसको हटा दो -4, तो कितना हो गया विच इज 2005। अब आप इसको कैसे बना सकते थे बिना पेन के, ध्यान से देखिएगा। आप इसको बिना पेन के ऐसे बना सकते थे, जैसे आप देखोगे कि जो ए है वो दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बीच में ट्रैप्ड है, ठीक है। तो मतलब q की पावर 2007 a की पावर 2007 है, और जब a को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा a की पावर 2007 इज नथिंग बट 1 2007 0 एंड 1। तो आपको a b c आपको दिखाई दे रहा है सामने में, और जैसे सामने दिखाई दे रहा है आपको दिख रहा है ये 2 + 2007 - 4 है विच इज 2005। तो आप ये देखते साथ बना सकते हो बिना पेन के। और आप सोचो अगर आप थोड़ा पेन भी यूज करते हो तो बिना कैलकुलेशन के बनाएंगे। और आपको इसका टेक्स्ट बुक सोल्यूशन देखना, जो इसका टेक्स्ट बुक सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये देखिए जहां पे उसने सबसे पहले कंफर्म किया है कि ये जो p × p ट्रांसपोज करके ये i बनेगा, उसने पहले कंफर्म किया है। अब भाई आपको क्या सपना आएगा कि आप इसको कंफर्म करोगे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये ऑर्थोगोनल है या नहीं, आपको ये सपना तो आएगा नहीं। तो आपको पहले पता होना चाहिए। फिर भी अगर आप ट्राई करते हो चेक करने का तो आप ट्राई करोगे, आप ये आई के बराबर आएगा, इसमें मेहनत जाएगा सबसे पहला। दूसरा, उसने ये बार बार ये पूरा ऑर्डर चेक किया है, बनाया है 2007 टाइम्स, तो उसको ये रियलाइज हुआ कि ये वैल्यू जो है वो a की पावर 2007 के बराबर है। अब उसने यहां तक पहुंच गया, उसके बाद उसको अभी भी नहीं पता है कि ये अब इसके साथ क्या करना है। तो a लिखा है, फिर उसने a का स्क्वायर किया, फिर उसने a का क्यूब किया। नाउ दिस सॉल्यूशन गॉट एन ऑब्जर्वेशन कि यार यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई मतलब वैल्यू मल्टीप्लाई होती जा रही है, तो a की पावर 2007 क्या हो जाएगा, ये होगा। फिर उसके बाद उसने आंसर बताया कि ये 2005 इज द आंसर। तो सोचो आपका कितना टाइम बच जाएगा इससे। आगे बढ़ते देखिए, अब आता है कहानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के हमारे पास 3 शॉर्टकट है, ठीक है, 3 पॉपुलर शॉर्टकट है। एक्चुअली 2 ही पॉपुलर है, जिसमें से एक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ। अब एक पॉपुलर है और एक हिडन है जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब मैं 3 ना बता के आपको केवल 2 शॉर्टकट बताने वाला हूँ अभी तो, ठीक है। तीसरा उतना कुछ खास नहीं है इसलिए नहीं बता रहा, आपको मजा नहीं आने वाला है। तो 2 शॉर्टकट, ध्यान से देखिएगा। 2 शॉर्टकट टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। पहले बात कर लेते हैं छोटा सा एडजॉइंट क्या होता है। अगर मान लो मैट्रिक्स ये है तो उन सारे एलिमेंट को कोफैक्टर में कन्वर्ट करूं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लूं तो एडजॉइंट आएगा। तो सबसे पहले कोफैक्टर में कन्वर्ट करना वो मेहनत की चीज होती है कि सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर निकालने के बाद उसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करो, तब जाके एडजॉइंट आता है। तो बहुत मेहनत वाली चीज है, लेकिन हम एडजॉइंट को बहुत शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। पहले बात करते हैं कि 2x2 का एडजॉइंट हम किस तरीके से निकालते हैं। तो 2x2 पहले मैं बता देता हूं कि 2x2 का एडजॉइंट बहुत सिंपल है। लेट्स अगर ऐसा है ABCD, तो जो डायगोनल एलिमेंट है उनको आप शिफ्ट कर दो, यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, और इनको जैसा है वैसे ही रहने दो, बट साइन चेंज कर दो इनके बीच का, इनके बीच में साइन चेंज कर दो, बस ये हो गया इसका ट्रांसपोज डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, 3x3 का ट्रांसपोज कैसे निकालने हैं, इसके 2 मेथड हैं, देखिएगा। पहला मेथड वो बता रहा हूँ विच इज वेरी पॉपुलर, जो कि शायद आपको मजा ना आए। इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो थोड़ा हिडन है और वो इंटरेस्टिंग लगने वाला है आपको, देखिएगा ध्यान से। पहला विच इज वेरी पॉपुलर क्या है, वो ये बोलता है कि जो भी आपके पास एलिमेंट लिखे हुए हैं उन सारे एलिमेंट को जैसा है वैसे लिख दो। तो मैं लिख देता हूँ कॉपी करके, ये वैसे लिखा। अब उसके बाद वो ये बोलता है कि जो आपके जो शुरू के 2 कॉलम है उनको रिपीट कर दो। तो ये शुरू के 2 कॉलम में मैं इनको रिपीट कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद वो क्या बोलता है कि जो शुरू के 2 रो आपने बनाए हैं, ये रो और ये रो, इनको रिपीट कर दो, विच इज 1 2 3 1 2 5 4 1 5 4। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये तो शॉर्टकट नहीं है, ये तो मजदूरी करा रहे हो, बट फिर भी कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करने से बेटर ही है। लेट्स ट्राई दिस। अब होता क्या है, इससे जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स आता है, उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। लेट्स से दिस, आपने ऐसा किया है। अब इन दोनों को हाइड करना होता है, देखना ध्यान से। ये दोनों हाइड कर दिए, ये दोनों हाइड करने के बाद आप क्रिस क्रॉस करोगे तो अप्लाई आपके पास आंसर आता जाएगा 4 - 2। 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर आएगा 1 - 5 विच इज -4, 10 - 4 विच इज 6, यहाँ से 2 सॉरी 6 - 2 विच इज 4, 1 - 3 -2 एंड 2 - 2 विच इज 0। अब यहाँ से देखिए 2 - 12 -10, फिर 15 - 1 14, फिर 4 - 10 विच इज -6। अब ये आया कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स, इसी का ट्रांसपोज ले लो। इसका ट्रांसपोज लोगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। यहाँ से कोफैक्टर मैट्रिक्स आता है, इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये दिखाई दे रहा है 2 - 4 एंड 6, 4 - 2 एंड 0, -10 14,
एन माइनस 6। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब हम इसको अपने मेथड से बनाएंगे जो थोड़ा सा बेटर मेथड है, ठीक है। वो आपको डायरेक्ट एडजॉइंट देगा जिसमें आपको मतलब को फैक्टर का मैट्रिक्स भी नहीं आएगा, बट थोड़ा आसान है, ठीक है। आपका एक बहुत पॉपुलर कॉलेज है जिसका नाम है JNU, ठीक है। तो JNU के नाम पे ही बनाया, मैंने बनाया वो नाम, तो वो नाम का कुछ ऐसा कुछ रिलेशन मिलेगा नहीं खास, बट काम की चीज़ है। देखिएगा सेम क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। तो मैंने लिख भी रखा है सेम क्वेश्चन 1 2 3 5 4 1 1 2 1। अगर मेरे को इसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, तो हमको एक मेथड लगाना है जिसका नाम है BNU मेथड, ठीक है। BNU मेथड, ठीक है, हैशटैग BNU मेथड। अब देखो ये BNU मेथड क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। ये BNU मेथड आपको क्वेश्चन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन का इनिशिएशन कैसे करना है, मतलब ये शुरू से लास्ट तक मदद नहीं करता, बट क्वेश्चन के इनिशिएशन में बहुत मदद करता है। अब देखो ये क्वेश्चन का इनिशिएशन कैसे कराता है। BNU मेथड ये बोलता है कि जितने भी आपके पास 3x3 का जो आपके पास वो है मैट्रिक्स है, उसका सबसे बीच वाला एलिमेंट लो। BNU क्या बोलता है, सबसे बीच वाला एलिमेंट, उसके बाद उसके नीचे और उसी एलिमेंट के ऊपर। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर, ध्यान से देखना। इस पूरे मैट्रिक्स में BNU को अप्लाई करना है। BNU अप्लाई करना मतलब सबसे बीच वाला एलिमेंट लेना है। तो सबसे बीच वाला एलिमेंट ये है, इस एलिमेंट को ले लिया। अब वो ये बोलता है कि सबसे पहले बीच वाला एलिमेंट ले लिया, अब उसी के नीचे और इसी के ऊपर। मतलब क्या है सर, ध्यान से देखो, 4 ले लो, फिर उसके नीचे क्या है 2, और उसके ऊपर क्या है 2, अगेन 4 ले लो। तो ये पहला रो बन गया आपका, जो भी पहला कॉलम पहला रो जो बोला आप, तो ये आपका पहला कॉलम रेडी हो गया। अब ऐसे ही करना है आपको, सारे रिपीट करने। ये हो गया, अब इसके बाद यहां पहुंचना है, ठीक है। अब इसके नीचे पहले यहीं शुरुआत करनी, 1 के नीचे और बीच वाला टर्म है ये भी, और इसके ऊपर। तो कितना आ गया, 1 के नीचे 1 ही है, फिर उसके ऊपर 3 है, दोबारा 1 तक जाना है आगे। अब यहां पहुंच गए, अब ये बचा हुआ है, तो 5 से शुरू किए, 5 के नीचे भी 1 है, 5 के ऊपर भी 1 है, तो 5 से शुरू किए, 5 के नीचे भी 1 है, 5 के ऊपर भी 1 है, और दोबारा 5 तक पहुंच गए। अब आपको ये पहला वाला जो कॉलम है उसको रिपीट कर देना है, बस जस्ट फॉर कन्विक्शन, लाइक आपको वैसे ही करना है ताकि आपका आंसर आ जाए। 4, फिर 2, फिर 2 एंड फिर 4। अब आप ध्यान से देखिए, बस आपको क्रिस क्रॉस करना है, आपका जॉइंट आ जाएगा। आप इसको क्रॉस क्रिस कर दीजिए, 4 - 2 विच इज 2, ठीक है। 1 - 5 विच इज -4, एंड 10 - 4 इज 6, फिर अगेन 6 - 2 इज 4, 1 - 3 इज -2, and 2 - 2 is 0, and 2 - 12 is -10, 15 - 1 is 14, and 4 - 10 is -6। ये जो आया है -2, 2 - 4 6, 2 - 4 6, 4 - 2 0, 4 - 2 0, -10 14 and -6, -10 14 and -6। ये दोनों I may got something like this कि ये कहानी है। आप एक बार चेक कर लेना कि लाइक इसका एक बार ट्रांसपोज करना है या नहीं करना है, बट हाँ दिस इज व्हाट, या तो ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स है या तो एडजॉइंट का है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट शॉर्टकट। अब शॉर्टकट आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से याद करते हो, किस तरीके से याद नहीं करते हो, लेकिन एक कहानी है इस शॉर्टकट में। अगर आप एडजॉइंट तक पहुंच गए, तो आप एडजॉइंट तक पहुंच गए तो आपको डिटर्मिनेंट और इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूछो क्यों नहीं होगी। इफ दिस इज द मैट्रिक इफ दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये C11 है, बढ़िया, और ये C12 नहीं है, ये C21 है। ध्यान से देखना, मतलब दिस इज सॉरी, ये C11 है, ये C21 नहीं है, C12 है, और ये C13 है। इफ दिस इज एडजॉइंट, इफ दिस इज एडजॉइंट, लाइक अब यहाँ पे आप एक बार कंफर्म कर लेना कि एक्चुअली इसी पे आ रहा है ये एडजॉइंट है या फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स है, बस इतना ही कंफर्म करना है। बट आई एम श्योर कि ये एडजॉइंट ही है। तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनो। आप इस रो का, अगर आप इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करोगे, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो जो आंसर आएगा वही आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इस मेथड से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा मेथड आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, वो देखो क्या है। लेट्स से अगर आप यही मैट्रिक्स उठाते हो जिसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, लेट्स से क्या है 1 1 2 3 4 5 5 4 1 1 2 1 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1,
1 2 1, यही है कहानी, 1 2 1। हाँ अब देखो, अब करना क्या है, अगर आपको इसी का वो निकालना है, लेट्स से डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, तो सिंपल सा आपको ये हिसाब लगाना है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पास, जैसे ये 1 1 है और ये 3 और 1 है, तो इस 3 1 को यहाँ पे पहले लिखना है और ये शुरू के 1 1 को यहाँ लास्ट में लिखना है। लाइक आपने इसका कुछ मतलब इसके 2 एलिमेंट यहाँ रखने हैं, उसके 2 एलिमेंट यहाँ रखने हैं लास्ट में, और आप में यहाँ पे क्रिस क्रॉस करना है। फिर से क्रिस क्रॉस कैसे करना है, ऐसे ऐसे, ध्यान से देखिएगा, वो क्रिस क्रॉस कैसे होगा, ऐसे 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 और यहाँ से ऐसे। अब जो क्रॉस होगा वैसा होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान से देखिए, पहले आपने क्या किया, यहाँ से एलिमेंट दिया, यहाँ से एक कॉलम बनाया, यहाँ से एक बनाया, यहाँ से एक मतलब एक मैपिंग किया। तो मैपिंग क्या है, ध्यान से देखिए, 3 5 2, तो अब 3 × 5 × 2 कर लीजिए, प्लस 1 × 4 × 1, तो 1 × 4 × 1, फिर एक कर लीजिए 2 × 1 × 1, प्लस 2 × 1 × 1। अब आपको माइनस करना है, किससे माइनस करना है, इनसे माइनस करना है, जो कि क्या है 1 × 5 × 2 माइनस 1 × 5 × 2, फिर इनको कर लीजिए 1 × 4 × 3, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस 1 × 4 × 3, फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, विच इज 2 × 1 × 1, ठीक है। तो 2 × 1 × तो यहाँ से जो निकालोगे वो भी क्या आएगा, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। तो आप चाहो तो लाइक इस मेथड से आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, जिसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि ये हाइड करना है। वैसे दोनों सेम ही चीज़ है, बिना मतलब इसका नाम शॉर्टकट पे है। हाँ, यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हो कि इट्स अ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स या फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस। आपको बहुत जगह एडजॉइंट और कोफैक्टर निकालने का हेल्प मतलब ज़रूरत पड़ता है, तो आप ये कोशिश कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करेंगे, सर इसका सोल्यूशन दें। मैं आपको इसका सोल्यूशन बहुत शॉर्टकट से दूंगा। ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत परेशान करके रखा था, लोगों ने कई सारा वेरिएबल माना, बहुत मेहनत करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, बट मैं आपको फिर भी इसका एक हिंट दे देता हूँ। देखिएगा ध्यान से, a इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू समथिंग, a इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू समथिंग मैट्रिक्स, a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू समथिंग। तो अब एक काम करिए, ये जो a के साथ 3 मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार a के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार ये a के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इन तीनों का एक बना लो मैट्रिक्स। इन तीनों का मैट्रिक्स बनाएंगे तो आएगा 0 1 0, फिर वहाँ से आएगा आपका 4 1 3, फिर वहाँ से आएगा 2 1 2। समझ में आ रहा है क्या? ये कहानी है। a इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, जो इक्वल वाले मैट्रिक्स है उन पे ध्यान दें, ये इक्वल वाले मैट्रिक्स हैं, इनका भी एक मैट्रिक्स बना लो, विच इज 0 0 1 एंड ये क्या आ रहा है 0 1 0 और ये आ रहा है 1 0 0। समझ में आ रहा है क्या? अब आप ध्यान से देखो तो यार कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा कुछ है। अगर आपको लग भी रहा है नहीं है या फिर है, उससे भी कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पे कुछ बढ़िया काम कर सकते हो। बढ़िया काम, ध्यान से देखिए, बढ़िया काम ये कर सकते हो, आपको दिख रहा है कि a इंटू बी, लेट्स से ये b है, a इंटू बी इक्वल टू सी मैट्रिक्स है, और आपसे पूछ क्या रहे, आपसे पूछ रहा है a23 निकालो। अब ये a23 क्या है भाई? a23 वो है कि a एक आईजे मैट्रिक्स है, मतलब a के बारे में ही जानना चाह रहा है वो कि a क्या है, क्योंकि a के बारे में नहीं दिया हुआ है a कौन सा मैट्रिक्स है, पर उसने बोला a कोई 3x3 मैट्रिक्स है। तो अगर a कोई 3x3 मैट्रिक्स है तो लोगों ने लिटरली a11 a21 a33 ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट लिए हैं, या फिर PQRS करके बनाए हैं बहुत मेहनत करके। इसका सॉल्यूशन बहुत डरावना है, आप देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन आपको बता रहा हूँ, ए मैट्रिक्स आपने अभी कुछ माना ही नहीं है। ए इंटू ये सारे जो मल्टीप्लीकेशन होते हैं उनको एक मैट्रिक्स बना लो, और उनका जो आंसर आ रहा था उनका एक मैट्रिक्स बना लो। अब आपसे बोल रहा है कि ए एक कोई 3x3 मैट्रिक्स है, उसका 2 3 एलिमेंट बना दो, उसका 2 3 वाला एलिमेंट बताओ कि क्या है वो, ठीक है, किसके बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, a इंटू बी इक्वल टू सी है, ठीक है। अब एक काम करो, आपको अगर a चाहिए तो आप b इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, तो a आ जाएगा b इनवर्स इंटू बी कितना हो गया, विच इज i, तो यहाँ पे आ गया c टाइम्स ऑफ b इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, आपको b इनवर्स निकालना पड़ेगा, b क्या है ये, अगर आपको b इनवर्स निकालना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे भी टाइम लगेगा b इनवर्स निकालने में। तो आप सिंपल हमारे शॉर्टकट से एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट निकालने के बाद उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट इज इनवर्स। जैसे ही इनवर्स आ जाएगा तो आप c इंटू बी इनवर्स करोगे, अब c इंटू बी इनवर्स करोगे तो आपको वो वाला एलिमेंट मिल जाएगा a का, a23, तो बहुत आराम से बना लोगे। तो इस तरीके के शॉर्टकट के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, and let me know if you want this rank boosting shortcut for another chapters also. Thank you guys.